साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वेब में। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लगातार सफलता का मूल मंत्र रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। अगर आपने प्रीवियस क्लासें नहीं देखी है तो प्ले स्टोर में जाके आप प्रीवियस क्लासें देख सकते हैं और बाकी टेलीग्राम पे आपके लिए MCQ आपके लिए मिल जा रहा है। ठीक है, तो आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। रिवीजन बैच है, लगातार रिवीजन चल रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने रिवीजन पे ध्यान दे रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, किसी भी कक्षा से पढ़ें, किसी भी क्लास से आप चाहे पढ़ते रहें, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, आपको आना चाहिए बस। ठीक है भाई, तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर, ये कुछ एक्सप्लेन के साथ भी लिखे आया हूँ ताकि तुम्हारे को ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। पहला क्वेश्चन है, द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अ जॉइंट अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत संयुक्त खाते में जो जमा की पूंजी राशि हो किसके लिए जिम्मेदार हो। अगर मान लिया जाए कोई सीनियर सिटीजन का ज्वाइंट अकाउंट है, तो जो जमा की जो पूंजी राशि है उसको वो मतलब किसके लिए होगी, उसमें कौन ज्वाइंट अकाउंट में कौन होगा होल्डर पहला, जिसके लिए रुपए उसके खाते में पूरी राशि के लिए जो जिम्मेदार हो। पहला ऑप्शन है फर्स्ट अकाउंट होल्डर। इन दोनों में से कौन ज्वाइंट अकाउंट है, तो कौन पहला होल्डर है, वो सेकंड, और तीसरा है ए और बी, और चौथा है नॉमिनी ओनली। तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसमें जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है, ऑप्शन नंबर ए, उसी के जो संयुक्त खाता है जमा की पूरी राशि का जिम्मेदार वही होता है जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अमाउंट शैल बी ओपन विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ, कि जो सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक की जो बचत योजना है उसके तहत खाते में न्यूनतम राशि कितना जमा कर सकते हैं, कितने में मतलब उसका अकाउंट खुलता है। पहला ऑप्शन है 10,000 रुपए, दूसरा है 500 रुपए, तीसरा है 50,000 रुपए और चौथा है 1,000 रुपए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1,000 रुपए। कल आपने ये चीज बता भी दी थी, इसका आंसर 1,000 रुपए। आज मैंने इसलिए डाला है कि कई भाइयों को मिनिमम, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए मैसेज नहीं भेजा, एक तो सर मिनिमम, एक आध बंदे ने भेजा था कि मैसेज की 1,000 रुपए मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट टू FIUIND शुड बी प्रिजर्व ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, कि जो FIUIND होता है वो जो रिपोर्ट होती है उसका रिकॉर्ड कितने वर्षों तक सुरक्षित रखना पड़ता है हमारे को। FIU की जो रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जिसको बोलते हैं ना इंडिया, तो वो रिपोर्ट करती है STR। ठीक है, जिसको बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ठीक है भाई, तो वो रिपोर्टें हमारे को कितने दिन तक रखनी पड़ती है। पहला ऑप्शन है 5 दिन तक, वो होती है जो कोई फ्रॉड कर देता है ना, तब ये रिपोर्टें बनती है कि हमें सस्पेंस बना हुआ है। पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा है 10 साल, तीसरा है 7 साल और चौथा है 4 साल। तो ये जो जितनी भी रिपोर्टें होती है ना, जो FIND की रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की जितनी भी रिपोर्टें होती है वो हमारे को 5 साल तक रखनी पड़ती है। ठीक है, देखते हैं क्या है। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के अनुसार वित्तीय खुफिया इकाई FIUIND, जिसको बोलते हैं वित्तीय खुफिया ना, IND फाइनेंशियल, जिसको वित्तीय बोलते हैं, खुफिया इंटेलिजेंस, और इकाई को बोलते हैं यूनिट।
तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सूचित किए गए लेन देन के रिकॉर्ड को ग्राहक और रिपोर्टिंग इकाई के बीच लेन देन की तारीख 5 साल की अवधि तक संरक्षित किया जाना चाहिए, यानी उसको 5 साल तक उसको रखा जाता है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज अंडर DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम फॉर बैंक्स। जो बैंकों के लिए DICGC जो जमा बीमा योजना के लिए अधिकतम बीमा कवरेज कितना है? जो भी जितने भी बैंक होते हैं वो DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस के स्कीम के अंडर में कवर होते हैं। कि कई बार बैंक में कोई समस्या हो गई, कोई दिक्कत आ गई, तो तब ये जो बीमा कवरेज है ये जितने भी कस्टमर हैं उनको रुपए प्रावधान करता है, उनको रुपए देता है। तो इसका जो अधिकतम बीमा कवरेज है वो कितने रुपए तक का है? पहला ऑप्शन है 1 लाख, दूसरा है 2 लाख, तीसरा है 3 लाख और चौथा है 5 लाख। पहले ये आंसर पहला वाला नहीं है, ठीक है। पहले 1 लाख हुआ करता था, लेकिन अब 1 लाख नहीं है ना। अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज है। और आपने मेरे को DICGC की फुल फॉर्म मेरे को बतानी है, शायद मैंने आपको 3-4 बार बता दिए। ठीक है भाई, बहुत आसान है वैसे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना कि ये इंश्योरेंस वाला है, ठीक है, क्रेडिट गारंटी बहुत इजी है। तो आपने मेरे को जरूर बताने ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। बैंकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत अधिकतम बीमा कवरेज प्रति जमा करता 5 लाख रुपए। यह कवरेज सभी प्रकार की जमा राशि पर लागू होता है। ये जो कवरेज है, ये जो इंश्योरेंस है, जितने भी आपने जमा कर रखे हैं बैंक में सब पे लागू होता है, जिसमें बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमा राशियां शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, हु कैन नॉट बी नॉमिनी, कि इनमें से कौन सा नॉमिनी नहीं हो सकता? पहला है माइनर, दूसरा है HUF, तीसरा इंडिविजुअल, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर कौन इनमें से कौन नॉमिनी नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, इसलिए मैंने इसको छोटा कर रखा, छोड़ भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव पे सिस्टम, इसको बोलते हैं PPS। PPS इज एप्लीकेबल फॉर अबव विच अमाउंट ऑफ चेक। जो एक PPS होता है, सकारात्मक भुगतान प्रणाली, किस राशि से अधिक के चेक पर लागू होती है? ये इसलिए होता है कि कहीं आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। तो ये जो PPS सिस्टम है कितने रुपए से ऊपर तक पे लागू होता है? पहला है 15,000 रुपए, आपने अगर चेक बनाया उस पर लागू होगा। दूसरा है 25,000, तीसरा है 50,000 और चौथा है 5 लाख। तो जो पॉजिटिव पे सिस्टम यानी जो PPS है वो 50,000 तक के रुपए पर, 50,000 से ऊपर तक के रुपए पर लागू होता है। अब देखेंगे PPS है क्या। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार पॉजिटिव पे सिस्टम, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेना। पॉजिटिव पे सिस्टम है आमतौर पर 50,000 रुपए और उसमें से अधिक राशि वाले चेक के लिए लागू होता है। कोई 50,000 है उससे अधिक जो राशि होती है उसके लिए लागू होता है, जिसका अर्थ धोखाधड़ी के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए यदि चेक की राशि 50,000 रुपए से अधिक है तो आपको बैंक को चेक के बारे में अतिरिक्त विवरण प्रदान करना होगा। अगर आपका जो चेक है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको अपने चेक के बारे में आपको बताना होगा कि मैंने कहाँ से लाया हूँ और कहाँ देना है। थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना होगा, बाकी कुछ नहीं, रुपए तो आपका ही है, कस्टमर का है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा एज पर थ्योरी बोलती है ना, ये थ्योरी बोल रही है, बाकी तो ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है वो तो आपको पता ही है, लेकिन थ्योरी ऐसे बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल अल्टरेशन इन चेक पेमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा चेक भुगतान कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था अल्टरेशन, इसलिए आज मैं दोबारा लेके आया। अल्टरेशन क्या है? अल्टरेशन वो होता है कि जिसमें भौतिक परिवर्तन हो जाता है। कैसे? अब देखो, पहले मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। ये जैसे नॉर्मल चेक है, नॉर्मल बोल बियरर चेक, जिसको ओपन चेक बोलते हैं। तो इसमें आपने अमाउंट लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। लेकिन अभी नॉर्मल चेक था, और अगर आपने इसमें ऐसे क्रॉस मार दिया, तो अब ये रोड नॉर्मल नहीं रहा, ये कैसा हो गया? चेंज हो गया, इसमें अल्टरेशन आ गया। तो अब कैसा हो गया? ये हो गया क्रॉस चेक, तो इसको बोलते हैं अल्टरेशन। ठीक है, तो समझ गए आप? तो इनमें से कौन सा है जो इसमें अल्टरेशन नहीं है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ पे। अगर आपने पे का नाम चेंज कर दोगे तो अल्टरेशन हो जाएगा, यहाँ पे नोट लिखा है ना, ये जरूर ध्यान देना। अगला है डेट चेंज। अगर आपने डेट लिखी है यहाँ पे, उसका चेंज कर दिया, आपने 7 की जगह 8 कर दिया, अल्टरेशन हो गया? हो गया। अगला है अमाउंट चेंज। अगर आप अमाउंट चेंज कर दोगे तब भी इसमें अल्टरेशन होगा। और लास्ट होता है बियरर चेक। बियरर चेक एक अल्टरेशन है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें से नोट है, तो इसमें बियरर चेक अल्टरेशन में नहीं आएगा। अब कैसे नहीं आएगा? मैंने पहले आपको उल्टा तो नहीं बता दिया कहीं? ऐसे लग रहा है मेरे को भी। अब बियरर चेक अल्टरेशन में इसलिए नहीं आएगा, देखो, अल्टरेशन इसलिए नहीं आएगा बियरर चेक, ये बियरर चेक है और आपने इसको ऑर्डर कर दिया, तो इसमें चेंजमेंट आ गया। इसमें मतलब कोई चेंज नहीं आया, तब भी ये चलेगा, क्योंकि पहले नॉर्मल था। नॉर्मल के बाद अब अगर आप कोई भी इसमें चेंजमेंट कर देते हो, तब ये बियर नहीं होगा। जहां पर आपको वो चाहिए, क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर वहां पे चेंजमेंट हो रहा है तब जाके वो अल्टरेशन होगा। अभी देखो, यहाँ पे तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल था, आपने बियर ऑर्डर लिख दिया, आपने क्रॉस कर दिया, तो कोई दिक्कत, चेक तो चल ही रहा है, फिर भी उसमें कोई ऐसा परिवर्तन तो हुआ नहीं कि अब वो चलेगा नहीं, अब इस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले तो बेरर था, अब आप नहीं है। लेकिन अगर आपने नाम चेंज कर दिया या कुछ और कर दिया, तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा कि भाई नाम क्यों चेंज किया, कैसे किया। और अगर आप डेट चेंज कर दी, तो तब भी आपको कभी इस काउंटर पर भगाएंगे, कभी उस काउंटर पर भगाएंगे। तो सब बात कहने की है कि जहां पर इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो, वो सेम चल रहा है। आपने बेयरर था, आप बैंक के अंदर है, आपने 2 क्रॉस मार दिए, अगले को पकड़ा दिया, वो ये नहीं बोलेगा कि कब क्रॉस मारे, क्यों मारे, क्योंकि भाई ये तो क्रॉस चेक है। लेकिन पहले इसमें नाम कुछ और था और आपने तुरंत नीचे कुछ और नाम लिख दिया, तो ऊपर आपने उसको परिवर्तन कर दिया ना, चेंज कर दिया, काट फाट कर दी, तो वो तब माना जाएगा अल्टरेशन चेक। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जरा। प्रकरण में लिखित एनआई एक्ट के अनुसार चेक पर रेखांकन को चेक भुगतान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि चेक पर रेखांकन छोड़ देना मात्र से लिखित की कानूनी शर्तों से कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बोल रहा है कि चेक है, चेक पे आपने रेखा मारी, नॉर्मल चेक था, तो इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है, और इसलिए ये कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं, इसलिए इसमें बोल रहा है कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं। ठीक है, आज मैं एक और क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, पुराना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हु डिसाइडेड इन द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग डिपॉजिट? ये जो सेविंग डिपॉजिट है, जितने भी जमा खाते हैं, उन पे ब्याज की दर कौन निर्धारित करता है? आपने मेरे को ये चीज बताई देनी है। पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है सेबी, और चौथा है इंडिविजुअल बैंक्स। अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर मेरे को जरूर देना है कि जितने भी बचत खाते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, उस पे ब्याज की दर कौन तय करता है? हु इज द डिसाइडर ऑफ इंटरेस्ट रेट सेविंग डिपॉजिट पे? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआईपी? एसआईपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सर्विस इन्वेस्टमेंट प्लान, तीसरा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और चौथा है सर्विस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SIP, सर्विस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHB? NHB की फुल फॉर्म क्या होगी? NHB का काम क्या होता है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नेशनल हाउसिंग बैंक, दूसरा है नेचुरल हाउसिंग बैंक, तीसरा है नेशनल ह्यूमन बैंक और चौथा है नोडा। ये नन ऑफ दीज। तो NHB की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाउसिंग बैंक। अब नेशनल हाउसिंग बैंक कर क्या रहा है? राष्ट्रीय आवास बैंक NHB भारत में एक वित्तीय संस्था है जो आवास वित्त कंपनियां HFC, हाउस फाइनेंस कंपनी बोलते हैं जिसको, को विनियमित और समर्थन करती है, उसको चलाती है और उसका समर्थन भी करती है। इसकी स्थापना 1988 में आवास बैंक अधिनियम के तहत की गई थी। तो NHB के आपने जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ ये नहीं है कि सब पेपर में आएगा ना। हाँ, कहीं आप सोच रहे होंगे सर आप इतना राम कहानी बताते हो, मैं तो इसलिए बताता हूँ कि जस्ट इससे कोई मिला जुला क्वेश्चन, इससे रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग छोड़ के आओ। बाकी सब पढ़ा तो सभी रहे हैं, जितने भी आपने यूट्यूब में देखे होंगे बतेरे घूम रहे हैं पढ़ाने वाले, मेरे जैसे पता नहीं कितने घूम रहे हैं पढ़ाने वाले, लेकिन एक्स्ट्रा जो मैं बताता हूँ मैं इसीलिए ऐड करता हूँ उसको, ताकि जितने भी लोग हमारे से जुड़े हैं उनको ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे ऐसे बिलवाए नहीं कि सर अब ये आ कहाँ से है, ये तो मैंने सुना ही नहीं आज तक। ऐसा, और ज्यादा मैं डीप भी नहीं जाता क्योंकि इतना डीप कभी पेपर में आएगा नहीं, सब स्टाफ को क्लास में आएगा नॉर्मल ऊपर ऊपर, लेकिन गलती से अगर एक आधा क्वेश्चन जो आ जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कीम कवर बाय PMJJBY कि प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है वो क्या कवर करती है, क्या शामिल है उसमें? पहला ऑप्शन है डेथ ड्यू टू नेचुरल कि आपकी मतलब कस्टमर की जो डेथ है वो नेचुरल हो जाती है, किसी एज के अकॉर्डिंग हो जाती है, किसी कुछ हो जाता है। दूसरा है डेथ ड्यू टू एनी रीजन कि किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, जैसे एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई, जैसे कई प्रकार के जो मतलब कारण होना चाहिए उसमें। अगला है इट इज जनरल इंश्योरेंस, ये एक सामान्य बीमा है, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा, अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो, वो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु का कवर करती है ना, कवरेज देती है, वो इंश्योरेंस देती है। तो इसका जो कवर इंश्योरेंस है वो पहले तो कितना रुपए है, सबसे तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कितना रुपए है, आपने लिखना है PMJJBY कवर इंश्योरेंस इतने लाख रुपए है। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 साल की अवधि की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने, देखो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। ये एक शुद्ध अवधि बीमा पॉलिसी है जो समाज के कमजोर वर्ग को जीवन बीमा प्रदान करती है। मतलब जो समाज के जो कमजोर वर्ग लोग हैं उनको जीवन बीमा प्रदान करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो इज गवर्न बाय कि जो वैधानिक लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं तरलता अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो SLR है ना, वो किसके द्वारा, अब आपको पता है ना, SLR हो गया, CRR हो गया, तो बस खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाकी आपने SLR भी पढ़ा है, CRR पढ़ा है, RR पढ़ा है, रिजर्व रेशियो पढ़ा है, तो फिर आपको लैंग्वेज चेंज करवा देती है। बाकी क्वेश्चन तो आपको पता है, ऑप्शन आपको पता है, पहला ऑप्शन है RBI एक्ट, RBI तो इसको नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर 1 देखने की जरूरत ही नहीं है। वैधानिक तरलता अनुपात जिसको SLR बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि RBI बैंक की जमा राशियों का प्रतिशत निर्धारित करता है और SLR आवश्यकता के हिस्से के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों की यह तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखा जाना जाता है। ठीक है, तो
आरबीआई है जो एसएलआर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द विच टेक्नोलॉजी अलाउज टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइस, कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मोबाइल डिवाइस से अपने बैंक खाते तक पहुंचने की अनुमति देता है। मोबाइल डिवाइस से, है ना। पहला ऑप्शन है होम बैंकिंग, होम बैंकिंग कुछ होता नहीं है। अगला है मोबाइल बैंकिंग, तीसरा इंटरनेट बैंकिंग और चौथा है टेलीग्राम बैंकिंग। तो इसका जो आंसर है वो होता है मोबाइल बैंकिंग। आपने देखा होगा मोबाइल बैंकिंग से आप घर बैठे हमारी वीडियो देख सकते हैं, मतलब मोबाइल बैंकिंग से नहीं, मोबाइल से। जैसे ऐसे मोबाइल बैंकिंग भी है, कल भी आपको मैंने बताया था, वो तो डोर स्टेप बैंकिंग थी, लेकिन ये मोबाइल बैंकिंग हो जाएगा जहां आप घर में अपने बैंक खाते को घर बैठे ही देख सकते हैं। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी तकनीकी है जो आपको बैंकिंग ऐप का उपयोग करके मोबाइल डिवाइस से अपने बैंक खाते तक पहुंचने की अनुमति देती है। ऐप आपको बैंक द्वारा विकसित किया जाता है। जो ऐप होती है वो बैंक देती है और आमतौर पर आपके बैंकिंग पोर्टल के समान लॉगिन जानकारी की आवश्यकता होती है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर भी आप दोगे। तो आज जुकाम भी बहुत ज्यादा हो गया, खांसी भी हो गई, तो इससे आगे बोलने की ताकत नहीं रही है। तो फिर मिलेंगे एक और नई कक्षा के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।